हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का जो हमारा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं और पॉलिटी के कुछ और क्वेश्चन के साथ आज हम लोग डिस्कशन अपना लेकर आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इन व्हाट वे डज द फंडामेंटल राइट्स कंट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। किस तरह से फंडामेंटल राइट्स इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक ही करके ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर वाइटल पॉलिटिकल राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दो स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करेंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में एफआर का कंट्रीब्यूशन इस तरह से देखा जा सकता है कि राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिटेशन की तरह एक्ट करते हैं स्टेट के पावर्स के ऊपर, और इन पावर्स को एज अ लिमिटेशन वो एक्ट कर रहे हैं ताकि वो आर्बिट्रेरीनेस ना दिखा सके, लोगों को टायरनी से बचाना। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ एक स्टेप होगा। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए सही है। दूसरा, फंडामेंटल राइट सिक्योर वाइटल पॉलिटिकल राइट्स फॉर द सिटीजन, जैसे कि आपको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव, ये सारे वैसे अधिकार है जो वाइटल एलिमेंट्स माने जाते हैं पॉलिटिकल या सिविल राइट्स के। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। दोनों ही अधिक जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स इन अचीविंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किस पर्टिकुलर चैप्टर के द्वारा अचीव किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, जब भी एनुअल यूनियन बजट लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। पहला, बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। जी नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन के बारे में जिक्र नहीं है कि बजट को मॉडिफाई किया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा, बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। राज्यसभा के पास बजट को लेकर कंक्रीट या इफेक्टिव पावर्स कुछ भी नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत माना जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भले ही बजट पेश किया होगा लेकिन ये उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप बात समझोगे, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसका नाम है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक इंडिविजुअल मिनिस्टर का जो डिफीट है वो पूरे के पूरे सरकार का डिफीट माना जाता है। सो इन दैट केस ऑल्सो, अगर एनुअल यूनियन बजट जो है लोकसभा, जहाँ पे आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है या मेजॉरिटी में रहना है, वहाँ अगर डिफीट हो जाता है तो ये माना जा रहा है पूरे के पूरे सीओएम का डिफीट है, और इसीलिए पीएम को क्या करना होगा? रेजिग्नेशन देना होगा और सरकार क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, ये आपको बजट अगर पास लोकसभा में नहीं होता तो उसका इम्प्लीकेशन था। ठीक है, अब आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में कि हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, यूनियन वाला। Moving on to the next question, which of the following statement regarding Article 25 and Indian secularism is are correct? Article 25 और इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको हम लोग को देखना है। एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। इट सर्व्स एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। बिल्कुल, आर्टिकल 25 की अगर बात करेंगे तो ये सबसे बेसिक या कॉर्नर स्टोन या बेसिक एलिमेंट माना जाता है हमारे देश के सेकुलरिज्म के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शैल बी इक्वली इंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। इसलिए ये कॉर्नर स्टोन है हमारे सेकुलरिज्म का। पहला स्टेटमेंट सही है। इंडियन सेकुलरिज्म परमिट्स द स्टेट टू ओवरसी सेकुलर एक्टिविटीज लिंक्ड टू रिलीजियस प्रैक्टिस। बिल्कुल, आर्टिकल 25 का सेकंड क्लॉज कहता है, ये हमारे सेकुलरिज्म की यूनिकनेस भी है कि स्टेट पूरी तरह से रिलीजन से सेपरेट नहीं है और स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकता है। और उसके अंदर 25 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उसको। ठीक है, इसलिए चूंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही है, करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 बोथ। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारा आर्टिकल 26 है इसमें किस चीज का अधिकार दिया गया है रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। माइनॉरिटी के अधिकार की बात करें, हम बात करते हैं किस चीज का? लैंग्वेज का और साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 29 और 30 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं जो माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल्स की बात की गई। द इंटेंट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू फेवर द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। यहीं पे गड़बड़ हो गया, मेजॉरिटी नहीं, क्या होगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट को क्या मानना है? गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
every segment of Indian population has the right to preserve its language, script and culture. Article 29 first clause, every section of Indian citizen having a unique language, script or culture shall have the right to conserve the same चीज है, second statement is correct. Article 29 ensures that admission to a state maintained or aided school cannot be denied based on religion, race, caste or language. ये 29 clause 2, किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा वैसे स्कूल्स में जो कि इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा एडेड है या स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और स्टेट के द्वारा एडेड है कंप्लीटली या पार्शियली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. आर्टिकल 30 गारंटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द राइट टू एस्टैब्लिश और मेंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. बिल्कुल सही. आर्टिकल 30 का पहला क्लॉज जितने भी माइनॉरिटीज हैं चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे उनको अधिकार है कि अपने पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं. इसीलिए चूंकि यहाँ पर 4 में से 3 स्टेटमेंट सही है, द करेक्ट आंसर विल बी 2, 3 एंड 4. सी विल बी द करेक्ट आंसर. अब आपको ये बताना है कि आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई की जा रही है वो अभी किस कानून के अंदर माइनॉरिटीज का आइडेंटिफिकेशन होता है और इंडिया में अभी कितने माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी आर्टिकल 32 की बात हो रही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आर्टिकल 32 के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हम लोग को देखना है. पहला, अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलीगल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल. बिल्कुल पहला जो रिट हमारा है हेबियस कॉर्पस का विच टॉक्स अबाउट टू हैव द बॉडी ऑफ, वो क्या चीज़ की बात करता है कि अगर कोई इंसान इलीगली डिटेन हो रखा है तो उसके डिटेंशन को चेक करते हुए उसको प्रिवेंट करना किसी भी तरह के लीगल डिटेंशन से, ये काम कौन करता है? हेबियस कॉर्पस. तो पहला स्टेटमेंट सही है. द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड. देखिए आर्टिकल 32 का जो आखिरी क्लॉज है वो कहता है कि दिस राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दिया हुआ है प्रोविजन तो इसका सस्पेंशन हो सकता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड, रेट्स अंडर दिस राइट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटीज एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल. अगर आप देखोगे हम लोग जब रिट की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू होने वाला रिट कुछ ही है गिना चुना, जैसे मैंडेमस जारी नहीं हो सकता या को वारंटो जारी नहीं हो सकता, लेकिन हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट इवन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. इसीलिए आपको तीसरा स्टेटमेंट जो आप देखोगे दैट कैन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ओनली 1. अब आपको बताना है इसमें कि प्रोहिबिशन और सर्टियोररी के अंदर कौन क्यूरेटिव नेचर का माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेट गवर्नमेंट चूजेस टू प्रिवेंट लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग public employment within its boundaries, which fundamental right of an individual is affected. अगर कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट के लेबरर्स को वहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने से रोक रहा है तो उनका कौन सा अधिकार वायलेट होगा? बहुत सिंपल है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और इक्वालिटी की बात करेंगे जब हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की तो वो किस में दिया गया है? राइट टू इक्वालिटी में दिया हुआ है. आर्टिकल 16 किस में आएगा? राइट टू इक्वालिटी में. 16 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में 7 ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. इन ग्राउंड्स पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारा आर्टिकल 16 का थर्ड क्लॉज है वो कौन से कंडीशन को अलाउ करता है कि वो कंडीशन रखा जा सकता है किसी जॉब को पाने के लिए. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the subsequent entitlements fall under the right to freedom as stipulated by article 19 to 22. तो right to freedom जो हमारा आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है उसमें से कौन कौन से ये वाले अधिकार कवर उसमें होंगे उस पूरे राइट्स के ग्रुप में. पहला, फ्रीडम ऑफ प्रेस. बिल्कुल आर्टिकल 19(1)(a दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कोलमैन केस में कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये 19(1)(a के अंदर आ जाएगा. दूसरा, राइट टू बी सेफगार्डेड फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. आर्टिकल 20 3 तरह का अधिकार आपको मिला है जब आप कन्विक्शन हो रहा होगा आपका उस समय. नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन एंड नो डबल जियोपार्डी. तीसरा, राइट टू एजुकेशन. बिल्कुल आर्टिकल 21(a) ये भी राइट टू फ्रीडम में ऐड हुआ है. और राइट टू बी शील्डेड फ्रॉम अरेस्ट एंड कन्फाइनमेंट. आर्टिकल 22 प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं. ये चारों का चारों किस में आता है, कवर हो रहा है
हमारा राइट टू फ्रीडम दैट इज फ्रॉम 19 टू 22। ठीक है, अब आपको बताना है कि राइट टू फ्रीडम में टोटल कितने सेट ऑफ राइट्स दिए गए हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन सिटीजन्स के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड देयर राइट टू लाइफ एक्सेप्ट अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सही आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। हालांकि वो सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं, हर लोगों के लिए, बट हम लोग को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। दूसरा, यूजुअली नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो है अरेस्ट जब होने जाता है किसी का तो उनको उनके अरेस्ट का जो रीजन या ग्राउंड है वो बताना होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक एन अरेस्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। बिल्कुल, 22 का अगर आप देखेंगे क्लॉज, उसमें दिया गया है कि प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो जो भी इंसान को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, जिसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होगा। द गवर्नमेंट कैन डिटेन और अरेस्ट अ पर्सन इफ दे आर डीम्ड टू बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी केस में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई इंसान थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर के लिए तो शक के बिना पर या ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए उनको पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, इसलिए अगर इसमें भी देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर भी 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम कोई कितने दिन तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under article 28 which of the following types of educational institution completely prohibits religious instruction। इनमें से कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पूरी तरह से रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो बैन है? पहला, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जो पूरी तरह से स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है उसमें पूरी तरह से बैन रहेगा क्या? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए ये तो 1 होगा ही होगा। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी ट्रस्ट और एंडाउमेंट, यहाँ पे अलाउ भी रहता है और फोर्सफुली आपको अटेंड करने के लिए बोला भी जा सकता है। तीसरा, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और एडेड बाय द स्टेट, ये दोनों जगह अलाउड तो है लेकिन आप पे फोर्सफुली अटेंड करने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलाउड होगा, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली विच इज सी। सिर्फ वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जो पूरी तरह से स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, स्टेट फंड्स के द्वारा, वहां पर किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। ठीक है, अब आपको बताना है कि इंडिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें किन जगहों पर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है, किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के समय रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिनॉन्ड केस ऑफ इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट पर्टेन्स टू। सो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस काफ़ी फेमस केस है जिसको इवन मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये केस जो था वो बेसिकली क्यों लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ लागू की गई थी, चाहे 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस को, ये सब कुछ चैलेंज किया गया था इन द लैंडमार्क इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो किससे रिलेटेड होगा ये? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इंदिरा साहनी केस किस साल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following grounds can the state use to impose reasonable restriction on the freedom of speech and expression। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो 19(1)(a) में दिया हुआ है और इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है वो 19(2) में दिया गया है। जिन ग्राउंड्स की अगर बात करें तो उन ग्राउंड्स में सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी आता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी आता है, पब्लिक ऑर्डर भी आता है, एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज नहीं आता है। सिर्फ ये 3 ग्राउंड्स और इसके अलावा मोरालिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इंक्लूड किया गया है 19(2) में। तो इन ऑप्शंस में से सिर्फ पहला 3 ऑप्शन जो है वो सही देखा जा रहा है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें और क्या क्या राइट्स इंक्लूड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट जो किया था आर्टिकल 368 के अंदर उसका करेक्ट प्रोसीजर आपको समझना है। बिल का इंट्रोडक्शन, दोनों हाउस में
स्टेट लेजिस्लेचर दोनों हाउस में पास करना, स्टेट का लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफिकेशन, फिर प्रेसिडेंट का असेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, बिल का इंट्रोडक्शन, स्टेट का लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन, दोनों हाउस में पास, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट, गलत। बिल का इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट का असेंट, गलत। बिल का इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट का असेंट, ये भी गलत। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट प्रोसीजर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक अमेंडमेंट बिल जो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है, पहले वो दोनों हाउस सेपरेटली उसको पास करेंगे। जैसे वो पास हो जाएगा, अगर वो फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहा होगा तो वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर जब रेटिफाई कर देंगे तब वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 1। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अमेंडमेंट को लेकर गलत है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही है। बिल रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत है। बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, 368 कहता है, सही है। एंड इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन, जो एटलीस्ट आधे स्टेट्स का लेजिस्लेचर है उसको रेटिफाई करना होगा सिंपल मेजॉरिटी से, ये भी सही है। तो इन चारों में से जो गलत स्टेटमेंट आप देखोगे तो वो क्या है कि प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं चाहिए, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारा प्रोसीजर है अमेंडमेंट का दिया हुआ, इनमें से स्टेट की रेटिफिकेशन से कौन कौन से प्रोविजन चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द मिनर्वा मिल्स केस द सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन मिनर्वा मिल्स केस। जो लैंडमार्क एक केस था मिनर्वा मिल्स केस, उसमें से कौन सी चीज को हाईलाइट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिवोक और अनल द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पर एब्सोल्यूट पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था मिनर्वा मिल्स केस में। नेसेसिटी फॉर एन अनरिस्ट्रिक्टेड अमेंडिंग अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से अलग व्यू रखा कि ऐसा जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना रहे। द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर असर्टिंग दैट अ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडिंग अथॉरिटी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन पे एब्सोल्यूट अमेंडमेंट का पावर नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, एंड इट फॉर्म्स द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगैलिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट अपहोल्डिंग द पार्लियामेंट्स एक्सटेंडेड अमेंडिंग, नहीं, इसको गलत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 368 में 2 क्लॉज ऐड किए थे, 4 और 5, जिसके द्वारा अमेंडमेंट का पावर एब्सोल्यूट पावर में कन्वर्ट हो गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में खारिज कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। समझ में आया? तो इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर असर्टिंग दैट कि पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट अथॉरिटी होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब आपको पर्टिकुलरली इस कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर क्या चीज़ का जजमेंट दिया था, एफआर और डीपीएसपी के बैलेंस को लेकर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज which principle is essential for maintaining the balance and independence of the legislature, executive and judiciary in Indian polity? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जरूरी है तीनों ऑर्गन्स के इंडिपेंडेंस और बैलेंस को बनाने के लिए? अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर्स देख रहे हैं उसमें पहला डायमेंशन है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन पॉलिटी के अंदर, जरूरी भी है, लेकिन अगर हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप बात करते हो बैलेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑल द 3 ऑर्गन्स, ये नहीं इंश्योर हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसके इंडिपेंडेंस की बात ज़्यादा देखने को मिलेगी, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का तो कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं होगा, उसका तो उसमें सुप्रीमेसी को लेकर कोई ऐसा कॉन्टेक्ट बेसिकली कोई पॉइंट्स वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगेन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपके 3 ऑर्गन्स का इंडिपेंडेंस, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी से कोई लेना देना उसका नहीं होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखोगे यूएस का तो वहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम करता है ऑर्गन्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों सेपरेशन ऑफ पावर? बहुत सिंपल है, आपसे खुद अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि तीनों ऑर्गन्स में जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा, सबका आंसर आएगा जुडिशियरी। रीजन बीइंग बाकी दोनों ऑर्गन से वो क्या है, सेपरेट है। इंडिया में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो एग्जीक्यूटिव विल बी डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर ओनली,
लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं उसको, कि वो ट्रस्ट हम लोग उसी पे दिखा पाते हैं। इसीलिए अगर किसी भी बॉडी का बैलेंस और इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसीलिए करेक्ट आंसर दिया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमने कहाँ से लिया है। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले पर्टिकुलर सेशन में जुड़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।